हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है वो शुरू करते हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बच्चे जो है ज्वाइन कर ले, उसके बाद जो क्लासेस है हम अपनी शुरू करते हैं। तब तक के लिए अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्लास करते हैं अब हम शुरू। तो क्लास करते हैं अब शुरू। तो बेटे देखो, आपको जो ये स्क्रीन पर दिख रहा है ये आप सबको ऑलरेडी पता ही है। हमारा जो फिलर फॉर्म है उसका टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इंस्टाग्राम चैनल है। जिसने भी इनको ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन कर लो ताकि आपको लाइव अपडेट मिलती रहे। और अगर किसी भी बच्चे को फिलर फॉर्म पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो वहां पर जाकर ऐप में जाकर सब्सक्रिप्शन जो है देख सकते हैं, सब्सक्रिप्शन लिस्ट में जाके कि क्या ऑफर चल रहे हैं। और साथ ही साथ आपके लिए जो क्रैश कोर्स है वो भी अवेलेबल हो चुका है, क्रैश कोर्स भी आ चुका है तो जल्दी से ज्वाइन करें। और उसके साथ साथ अगर आप किसी भी बच्चे को फिलर फॉर्म पर जो है सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो मेरा जो कूपन कोड है किरण 10 उसको यूज कर सकते हैं ताकि आपको डिस्काउंट मिले। उसके बाद देखो हमारा यूनिट 1 हो चुका है, यूनिट 2 आज हमारा जो हम खत्म कर देंगे। इसके बाद हम क्लाइमेटोलॉजी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ये देखो ये सारे टॉपिक के जो नोट्स हैं वो आपके अपलोडेड हैं।
तो इनको कर लो। अब हमारा जो है, अब हम ये करते हैं एरिड एंड सेमी एरिड जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, एरिड एंड सेमी एरिड जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है कि शुष्क एवं अर्ध शुष्क भू आकृति विज्ञान। इसमें आप वो पढ़ोगे कि जो आपका विंड है, ठीक है, विंड की हेल्प से कौन से आपके लैंडफॉर्म बनते हैं उनको बोला जाता है एओलियन टोपोग्राफी। और शुष्क कौन सा होता है, मतलब कि जो डेजर्ट एरिया में या डेजर्ट एरिया में जो लैंडफॉर्म बनते हैं उसको बोला जाता है आपका एरिड एंड सेमी एरिड जियोमॉर्फोलॉजी। और वर्ल्ड का अगर आप देखोगे 15% क्या है एरिया, एरिड एरिया क्या है पूरे, अगर एक्सट्रीमली एरिड 4% है आपका, एरिड एंड सेमी एरिड क्या है, एरिड 15% और 14.6 सेमी एरिड। तो उसके बाद देखो इसमें जो लार्जेस्ट ट्रू डेजर्ट है, देखो आपका सहारा डेजर्ट है, आपका नामीबिया डेजर्ट है, कारो डेजर्ट है, कालाहारी है, टकला मकान डेजर्ट है, पेटागोनियन डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट है, और साथ ही साथ आपका नॉर्थ अमेरिका में मोजावे है, कैलिफोर्निया है, और सोनोरन डेजर्ट है। ठीक है, उसके बाद देखो देखो ये रहा आपके डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे आपका सोनोरन है, मोजावे है, या टाकामा है, आपका पेटागोनिया डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है, पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो डेजर्ट है उसको सहारा डेजर्ट बोलते हैं। ये आपका नामीबिया, और ये आपका कालाहारी मरुस्थल है, आपका गोबी डेजर्ट है, टकला मकान है, आपका अरेबियन डेजर्ट है, सेंट्रल एशियन डेजर्ट है, ये आपका इंडियन डेजर्ट है, ये आपका ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है। और एक बात आपने देखी होगी कि जो मोस्टली आपके डेजर्ट है वो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में है। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में कॉन्टिनेंट में क्यों, क्योंकि आपके ईस्टर्न जो आपकी मानसून होती है वो कैसी होती है इस एरिया में, ईस्ट टू वेस्ट होती है। तो ईस्ट टू वेस्ट तो यहाँ पे चलती है आपकी ईस्टर्ली, ईस्टर्ली की डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। जैसे जैसे ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं तो यहाँ पे ये सारी बारिश करती है, और यहाँ जाते जाती है क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। इसलिए मोस्टली आपके जो डेजर्ट है वो कहाँ पे मिलते हैं, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट देख लो, चाहे वो आपका पेटागोनियन है, अटाकामा है, सोनोरन है, मोजाबे है, वो सारे आपके वर्ल्ड के वेस्ट पार्ट में, इनके कॉन्टिनेंट के वेस्ट में मिलते हैं। ठीक है, द डेजर्ट हैविंग मोबाइल सैंड, यानी कि ऐसी डेजर्ट जिनकी मिट्टी क्या है, गतिशीलता है, जिनकी मिट्टी बढ़ रही है, उनको बोला जाता है अर्ग। अर्ग क्या होते हैं, जो रेतीले मरुस्थल होते हैं, रेतीले मरुस्थल को अर्ग बोला जाता है। और इनकी जो मिट्टी है वो क्या है, बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है, ये हवा आई, हवा ने यहाँ पे डिपोजिट कर दिया। ठीक है, फिर ये हवाई हवा ने यहाँ पे, फिर देखो ये ऐसे डिपोजिट हुआ, फिर ऐसे डिपॉजिट हुआ, ऐसे डिपॉजिट होता हुआ तो अगला बन जाएगा। तो इस प्रकार आपका जो डेजर्ट एरिया वो बढ़ता जा रहा है। और आज अगर आप इंडिया में बात करोगे तो इंडिया में मान लो ये आपका थार, ये राजस्थान का थार डेजर्ट है, तो इसकी बाउंड्री जो है बढ़ रही है। आज इसकी बाउंड्री पंजाब के सदर्न पार्ट में, जो हरियाणा है, हरियाणा के भी सदर्न पार्ट में, और यूपी के पार्ट में, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और ये गुजरात के एरिया में क्या है, इसका एरिया बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, विंड, की विंड कैसे कैसे काम करती है। अब डेजर्ट में जो मोस्टली इरोजन का और डिपोजिशन का काम होता है वो विंड करते हैं। देखो मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगी कि एट्रिशन क्या होता है, क्योंकि एट्रिशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एब्रेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। और डिफ्लेशन आपको सिर्फ मैं आज एक बताऊंगी, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है कि जब हवा हवा अपने साथ मिट्टी को, कंकड़ को, पत्थर को उड़ा कर ले जाते हैं, और उड़ा कर ले जाने की वजह से जो इरोजन होता है उसको बोला जाता है डिफ्लेशन। जो विंड इरोजन है, कि जो हवा तो इरोजन है वो लार्जली कंट्रोल होता है बहुत सारे फैक्टर्स में। सबसे पहले विंड वेलोसिटी, जितनी ज्यादा विंड की स्पीड उतनी ज्यादा विंड का इरोजन करेगी, जितनी विंड की स्पीड कम, इरोजन भी कम। ठीक है, नेचर एंड अमाउंट ऑफ सैंड, डस्ट एंड पेबल, जितने ज्यादा इरोजनल टूल होंगे उतना ज्यादा इरोजन होगा। यानी कि आपकी हवा में जितनी ज्यादा मिट्टी, कंकड़, पत्थर होंगे उतना ज्यादा इरोजन, और जितने ये टूल ऑफ इरोजन कम होंगे उतना इरोजन कम होगा। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। अगर आपकी रॉक्स है, ठीक है, रॉक्स मान लो एक हार्ड रॉक है, एक सॉफ्ट रॉक है, एक हार्ड रॉक है, एक सॉफ्ट रॉक है, तो वो जो सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक का इरोजन बहुत जल्दी होगा, जबकि हार्ड रॉक का इरोजन जल्दी नहीं होगा। तो अगर हार्ड रॉक है तो इरोजन कम, अगर सॉफ्ट रॉक है तो इरोजन ज्यादा। उसके बाद है नेचर ऑफ वेजिटेशन। अगर उस एरिया में वेजिटेशन ज्यादा, तो वेजिटेशन क्या करती है,
जो मिट्टी है मिट्टी को अपने अंदर जकड़ लेती है, जिसकी वजह से इरोजन कम होगा। अगर वेजिटेशन अगर जो आपका वेजिटेशन है वो ज्यादा तो इरोजन कम होगा, और अगर वेजिटेशन कम है तो इरोजन ज्यादा होगा। उसके बाद है ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। इन पर भी डिपेंड करता है कि वहां का इरोजन ज्यादा या इरोजन कम होगा। ठीक है, अगर किसी जगह पे बारिश ज्यादा होगी तो वहां पे इरोजन ज्यादा होगा, अगर बारिश कम तो इरोजन कम। ठीक है, उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से भी जो हवाएं है वो फैल जाती है, सिकुड़ जाती है, तो उससे भी उनका जो इरोजन है वो ज्यादा हो जाता है। अब जो विंड का इरोजन है वो तीन तरीके से होता है, एब्रेशन, एट्रीशन और डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का समझ में आ गया, जब हवा अपने साथ कंकड़ को पत्थर जब हवा अपने साथ मिट्टी को उड़ा कर ले जाकर दूसरी जगह पे इकट्ठा कर देती है तो उसको डिफ्लेशन बोला जाता है। एब्रेशन वो होता है जब आपके जो हवा में कण है, पत्थर है, वो जब मिट्टी से घिसट कर आगे चलते तो उनको एब्रेशन बोला जाता है। और एट्रीशन किसको बोला जाता है, जब ये आपस में टकरा कर चलते हैं। ठीक है, देखो, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, लिफ्टिंग एंड ब्लोइंग अवे ड्राई एंड लूज पार्टिकल ऑफ सैंड डस्ट बाय विंड इज कॉल्ड डिफ्लेशन। उसको क्या बोला जाता है, एसवीटी। रेत और धूल के सूखे और ढीले कणों को हवा द्वारा हटाने, उड़ाने और उड़ा देने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, डिफ्लेशन बोला जाता है। और लंबे समय तक जब ये डिफ्लेशन एक ही डायरेक्शन पर ऐसे रहता है कि लंबे समय तक हवा ऐसे आ रही है और इसको अपने साथ उड़ा कर ले जा रही है, तो यहाँ पे ये जो एरिया होगा ना, ये यहाँ पे बड़े बड़े गहरे गड्ढे हो जाते हैं और उन गड्ढों को क्या बोला जाता है, ब्लो आउट बोला जाता है। और कभी कभी ये गड्ढे इतने हैवी, इतने गहरे हो जाते हैं इरोजन की वजह से कि अंडरग्राउंड जो आपकी टेबल है वो भी दिखने लग जाती है। ठीक है, सिंस डिफ्लेशन रिमूव मोस्टली फाइन पार्टिकल, लार्ज पार्टिकल सच एज ग्रेवल एंड लेफ्ट ओवर, तो ये जो क्या है, बहुत बड़ी मात्रा में इरोजन कर देता है, जिसकी वजह से जो गड्ढों की गहराई है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और एक हालो सा बन जाता है, एक गहरा गड्ढा बन जाता है। उसके बाद है एब्रेशन। एब्रेशन का समझ में आ गया होगा कि जब ये क्या करते हैं आपस में, एक मिनट, एक मिनट बेटे। ठीक है, तो अब्रेशन क्या होता है, जब ये आपका ये विंड है, विंड में ये पार्टिकल है, जब ये विंड के पार्टिकल इस धरातल से क्या करते हैं, घिसट कर जाते हैं, तो इनके बीच में फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, इरोजन होता है। ठीक है, और जो ये एब्रेशन है वो मोस्टली 182 सेंटीमीटर तक, ग्राउंड से 182 सेंटीमीटर तक ये अफेक्टिव रहता है। उसके बाद अगर मैक्सिमम अबरेशन देखोगे वो 20 से 25 सेंटीमीटर तक की होता है। और देखो, इस अबरेशन की वजह से क्या होता है, कोई भी अगर रोक है तो रोक का जो नीचे वाला पार्ट है वो उसका इरोजन ज्यादा हो जाता है, और ऊपर क्योंकि इरोजन कम, एब्रेशन कम हो जाता है तो उसकी वजह से इरोजन कम होता है, जिसकी वजह से शेप देखो ऐसी बन जाती है। तो ऐसी शेप को क्या बोला जाता है, छत्रक बोला जाता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी बताएंगे कि इसको क्या बोला जाता है। उसके बाद है एट्रीशन। एट्रीशन का भी प्रोसेस मैंने डीप से आपको समझाया है। एट्रीशन का मतलब होता है जब हवा में जो एक पत्थर होते हैं, टुकड़े होते हैं, जब ये आपस में टकराते हैं और आपस में टकरा के एक दूसरे का इरोजन करते हैं तो उसको बोला जाता है एट्रीशन। उसके बाद है इरोजनल लैंड फॉर्म कौन से होते हैं, सबसे पहले है डिफ्लेशन बेसिन, मतलब ये जो इतने बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं इसको डिफ्लेशन बेसिन या इसको ब्लो आउट्स भी बोला जाता है। इसको जैसे ये अभी अभी मैंने बताया था कि जब हवा है, ये आपकी विंड है, विंड जब लगातार एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है, बहुत तेजी से चल रही है, तो वो विंड क्या करते हैं, इस जगह की मिट्टी को उठा उठा कर क्या कर देते हैं, एक बड़ा गड्ढा बना देती है। उस गड्ढे को ही क्या बोला जाता है, डिफ्लेशन होलो, और हिंदी में इसको बोला जाता है अपवाहन, अपवाहन गर्त बोला जाता है। ठीक है,
जो पेनकियांग होलो है मंगोलियन डेजर्ट का, वो इसी का एग्जाम्पल है, इसी वजह से बने हैं। ये देखो ये आ रहे आप, ये रहे आपके डिफ्लेशन होलो, ये कितने बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं सिर्फ हवा, क्योंकि इस डायरेक्शन में, और हवा क्या कर रही है, हवा एक डायरेक्शन में बह रही है, जिसकी वजह से क्या बन गए हैं, गड्ढे बन गए हैं। इसको बोला जाता है सैंड ब्लास्ट। उसके बाद है मशरूम रोग। मशरूम रोग को ही हिंदी में वो क्या बोलते हैं, छत्रक, और मशरूम रोग को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, गारक। अब ये कैसे बनते हैं, आपको पता है कि एब्रेशन सिर्फ 182 सेंटीमीटर तक रहता है, और एट्रिशन भी 50 सेंटीमीटर तक ही रहता है। तो ये आपकी, मान लो ये आपकी कोई रोग है, इस रोग में क्या है, ये हार्ड रोग, सॉफ्ट रोग, हार्ड रोग, सॉफ्ट रोग। तो अब क्या होता है, जो हार्ड रोग है ना, वो देखो ऐसे कैसे बची रह जाती है, ठीक है, ऐसे कुछ शेप जो है ना बन जाती है। इस शेप को क्या बोला जाता है, इस शेप को बोला जाता है मशरूम रोग। मशरूम की तरह खड़ी हो जाती है, और इसको गारा भी बोला जाता है, और जर्मनी में इसको प्लिज फैशन भी बोला जाता है। ये एक अम्ब्रेला टाइप शेप हो जाती है, ऐसे ऊपर से ऐसे और नीचे से ऐसे, ऐसी शेप हो जाती है। ये ऐसे ऊपर से हार्ड और नीचे से सिर्फ सॉफ्ट रॉक का क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है। हार्ड रॉक ऐसे कैसे बची की बची रह जाती है, तो इसको बोला जाता है आपका मशरूम रॉक, ठीक है। मशरूम की चट्टाने, और ऊपरा जो ऊपरी जो भाग होता है वो चौड़ा होता है अम्ब्रेला की तरह, और नीचे वाला भाग क्या होता है, बिल्कुल नैरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका इरोजन क्या होता है, इसका इरोजन ज्यादा, इसका इरोजन क्यों ज्यादा, क्योंकि जो अब्रेशन प्रोसेस है वो 80 सेंटीमीटर तक क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। और वही जो आपका एट्रिशन है वो भी 50 सेंटीमीटर तक अफेक्टिव होता है, तो इसलिए ऐसी शेप हो जाती है। ये देखो ये रहा आपका, ये ऊपर रोक ऐसी की ऐसी, ये हार्ड रोक है, और ये देखो ये सॉफ्ट रोक का कैसे क्या हो गया है, बिल्कुल एक मशरूम जैसे। अगर आपने मशरूम रियलिटी में देखा हो, तो मशरूम बिल्कुल इसी शेप का हो जाता है, इसलिए इसको मशरूम जो नेम है वो दिया गया। उसके बाद है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग देखो एक जो जर्मन वर्ड है, जो कि किसने यूज किया था, पेसार्ज ने यूज किया था। जर्मनी के जो आपके साइगफ्रेड पेसार है, 1904 में उन्होंने यूज किया था। और किस लिए यूज किया था इंसेलबर्ग को यूज करके, जो छोटी छोटी आपका ये मैदान है, इस मैदान में छोटी छोटी उठी उठी पहाड़ियां होती है ना, इन छोटी छोटी उठी उठी रेजिडुअल हिल्स को क्या बोला जाता है, इंसेलबर्ग बोला जाता है। और इंसेलबर्ग का यूज जो आपके वोल्टर पैंका उन्होंने अपने मॉडल में भी किया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका के लिए इन्होंने यूज किया था पेसार्ड ने। और बोनाहार्ट ने भी इनको क्या कहा था, बोनाहार्ट ने इनको रेजिस्टेंट रॉक यानी कि खड़ी चट्टाने, कठोर चट्टाने कहा था, और इसलिए इनको बोनहार्ट्स भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये बोनहार्ट्स जियोमोर्फोलॉजिस्ट ने के नाम पर थी, तो उन्हीं के नाम पर ये फेमस हो गई। पेसार और जो डेविस हैं, उन्होंने इंसेलबर्ग को लैंडफॉर्म के रूप में और एरिड साइकिल ऑफ इरोजन में इंक्लूड किया। उसके बाद जो इंसेलबर्ग है, बहुत सारे ह्यूमिड और सब ह्यूमिड एरिया में आज भी लोकेटेड है। और जो एलसी किंग है, एलसी किंग ने बताया कि जो इंसेलबर्ग है वो कैसे फॉर्म हुए हैं, स्कार्प रिट्रीट की वजह से, पेडिमेंटेशन की वजह से जो है बना है। देखो ये होता है आपका, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका इंसेलबर्ग, ठीक है। अब है डेमोसॉइल। डेमोसॉइल क्या होता है, देखो इसका डेमोसॉइल होती है आपकी, ये आपकी ये रॉक्स है, ठीक है। पर्वत एरा में क्या होता है, ये ऐसे रोक हो जाती हैं। जो हवा है ना, हवा ऊपर की जो चट्टाने हैं उनका सिर्फ क्या कर देती है, उनका इरोजन कर देती है। नीचे की जो चट्टाने हैं ना, वो एज इट इज बची रहती है। इसको बोला जाता है रिप्रेजेंट रॉक पिलर हैविंग रिलेटिवली रेजिस्टेंट रॉक एट द टॉप। जो ऊपर वाला भाग है ना, वो क्या रहता है, बिल्कुल हार्ड होता है, ये हार्ड होता है, ठीक है। और सॉफ्ट रॉक उसके नीचे होती है। और ये कैसे फॉर्म होते हैं, जब डिफरेंट इरोजन होता है। देखो यहाँ पे इरोजन कम, यहाँ पे इरोजन ज्यादा, तो इनकी शेप ऐसी हो जाती है। सॉफ्ट रॉक का इरोजन ज्यादा होता है, हार्ड रॉक का इरोजन कम, इसलिए डेमोसाइल बनते हैं। और डेमोसाइल बहुत लंबे समय तक ये अपनी लैंड फॉर्म को बनाए रखते हैं। उसके बाद होता है जूजन। जूजन क्या होता है कि जब आपकी रोक्स कैसे हो, जब आपकी रोक्स वर्टिकल हो, ऐसे वर्टिकल हो, तो तब क्या होती है, मान लो ये हार्ड रॉक, ये सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक। तो जो सॉफ्ट रॉक का क्या हो जाता है, सॉफ्ट रॉक का हो जाता है इरोजन। तो बस आपकी कौन सी बच जाती है, ऐसे
हार्ड रॉक बच जाती है। और इस फीचर को क्या बोला जाता है, जूजन बोला जाता है। सॉरी, इसको आपका ये मैंने थोड़ा सा अपोजिट बता दिया, वेट ऐसे नहीं है। जूजन कौन सी है, जूजन है कि जब आपकी रॉक ऐसे हॉरिजॉन्टल हो, हॉरिजॉन्टल, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक। तो जो हार्ड रॉक है वो ऐसे कैसे बच जाते, तो ये आपकी हो गया जूजन। और यार्डांग कैसे होता है, जब आपकी रॉक ऐसे वर्टिकल हो, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक। ये हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक। तो हार्ड रॉक ऐसे कैसे रह जाती है, सॉफ्ट रॉक का क्या हो जाता है, सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो जाता है। और इसी को क्या बोला जाता है, यार्डांग बोला जाता है। ये देखो, ये आपके डेमोसाइल्स है, डेमोसाइल्स को देख लो। और ये आपके क्या है, ये आपके यार्डांग है। ये ऐसे आपके डेमोसेल्स है, ऊपर कठोर चट्टाने हैं, नीचे क्या है, सॉफ्ट रॉक है। सॉफ्ट रॉक का क्या हो रहा है, ये ऊपर जो कठोर पार्ट है वो ऐसे इसका ऐसे बचा रह जाता है, और जो सॉफ्ट पार्ट है उसका क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है। ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ में। अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है ना, तो वो पूछ सकता है। जो अब लास्ट में हमने जितने भी लैंडफॉर्म पढ़े ना, मैं उनके एक बार आपको नाम लिख के कि इरोजनल कौन सा है, डिपोजिशनल कौन सा है, वो भी बता दूंगी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है। उसके बाद देखो, यार्डांग मैंने आपको समझा दिया। एक होता है जूजन, जूजन होता है जब आपकी रोक्स कैसे हो, जब आपकी रोक्स होरिजेंटल हो। और यार्डांग कैसे होता है, जब आपकी रोक्स वर्टिकल हो। इनमें आपको बिल्कुल ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इरोजनल लैंड फॉर्म कौन से और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म कौन से, बस आपको ये पता होना चाहिए। और कोई जरूरत नहीं आपको, ठीक है, ज्यादा पढ़ने की। ये यहाँ पे आपको यार्डांग देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद होते हैं आपके ड्राइकेंटर। ड्राइकेंटर देखो, देखो अब आपका सबसे पहले यहाँ पे बात होती है, जैसे आपके पत्थर नहीं होते, ये पत्थर जब इन पत्थर पर लगातार क्या होता रहता है, इरोजन होता रहता है, अब हवा लगातार कम करती रहती है। तो ये जो आपके पत्थर है ना, जब इसके 8 फेस हो जाते हैं, ठीक है, जब ये मतलब क्या हो जाता है कि 8 एक इधर से चौथ सी निकल आती है, तो उसको बोला जाता है वेंटिफेक्ट। और द रॉक पीस हैविंग 3 फेसिट, और जब ऐसे बस 3 ही फेस हो, एक इधर से एक इधर से, तो उसको बोला जाता है ड्राइंकेंटर। और जिसके 2 हो तो उसको बोला जाता है ज्वीकेंटर। ठीक है। देखो आपको, उसके बाद होता है स्टोन लेटिस। स्टोन लेटिस क्या होता है, ये आपकी कोई रॉक है, ठीक है, ये रॉक क्या है, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक से मिलकर बनी है। तो हवा आती है, तो हवा आने के बाद क्या होता है कि ये जो हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक कैसे कैसे हो जाती है, सॉफ्ट रॉक में से देखो छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं, होल होने लग जाते हैं, तो इसको बोला जाता है पाषाण जाल, स्टोन लेटिस। स्टोन लेटिस के बाद क्या होता है, ये जो होल है ना, ये बड़े बड़े हो जाते हैं, और बड़े बड़े ऐसे ऐसे, तो इसको बोला जाता है स्टोन विंडो। ठीक है, इसको बोला जाता है स्टोन विंडो। स्टोन लेटिस और स्टोन विंडो हो गया। उसके बाद आपका, आपको ड्राई कैंटर मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद स्टोन लेटिस भी हो गया है। ये देखो, ये आपका क्या है, ड्राई कैंटर है, जिसके 8 फिर उसको वेंटिफेक्ट, जिसके 3 उसको क्या बोला जाता है, उसको ज्वी कैंटर, और जिसके 2 उसको बोला जाता है ड्राई कैंटर। और ये देखो, ये जब आप कैसे होल हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है। अब देखो, आपने स्टोन लेटिस पढ़ लिया, स्टोन लेटिस के बाद आपका क्या हो जाता है, होल हो जाता है ऐसे। होल के बाद क्या बन जाता है, एक ब्रिज सा बन जाता है। ठीक है। जब लगातार एब्रेशन होता रहता है स्टोन लेटिस का, तो उसकी वजह से जो क्या होता है, ये जो छोटे छोटे होल होते हैं वो और बढ़ जाते हैं। जब छोटे छोटे होल बढ़ जाते हैं तो उससे बनता है विंड विंडो। और जब विंड और बड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है विंडो ब्रिज। तो आपको सीरीज याद रखनी है। सबसे पहले है आपका स्टोन लेटिस, स्टोन लेटिस के बाद है आपका विंड विंडोज, और विंड विंडोज के बाद है विंडो ब्रिजेस। ठीक है, ये है, ये सीरीज है। देखो, ये रहा आपका पहला आपका पार्ट क्या होता है, ये इसमें छोटे छोटे, फिर इसमें क्या है, थोड़े और बड़े होने लग जाते हैं ऐसे ऐसे,
और जब बिल्कुल ही ये आपस में मिल जाते हैं तो ये देखो एक बड़ा सा बन जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ब्रिज बोला जाता है। अब विंड ट्रांसपोर्टेशनल वर्क क्या क्या करते हैं, ये देखो ये ट्रांसपोर्टेशनल वर्क भी मैंने समझाए थे कि सस्पेंशन क्या होता है, साल्टेशन क्या होता है, ट्रैक्शन क्या होता है। सस्पेंशन होता है कि जब हवा के साथ लटक लटक कर या हवा के साथ लटक कर जब आपके जो आपके सोयल के कण है वो आगे बढ़ते हैं और वो इरोजन करते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन वर्क करते हैं। साल्टेशन का मतलब होता है जब आपके रॉक का जो पार्टिकल है या कोई भी सॉलिड पार्टिकल है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो वो हवा के साथ क्या है ऐसे उछल उछल कर आगे चलते हैं। और ट्रैक्शन का होता है कि जब साइज और बड़ा हो जाता है तो वो क्या है, क्रीप कर लुढ़क लुढ़क कर क्या है आगे बढ़ते हैं। और यही दिख रखा है कि जो जिन मटेरियल का डायमीटर 0.2 मीटर से कम होता है तो वे क्या है, हवा के साथ लटक कर चलते हैं। ठीक है, लेकिन जिनका 0.2 से डायमीटर बड़ा होता है वे बाउंस कर करके यानी कि जंप कर करके आगे बढ़ते हैं और इसको बोला जाता है साल्टेशन। उसके बाद है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन क्या होता है, क्रीप करके यानी कि घिसट घिसट कर जब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पत्थरों का साइज बड़ा होता है तो हवा आते तो इनको ऐसे लुढ़का लुढ़का कर आगे ले जाती है, तो इसको बोला जाता है ट्रैक्शन। अब एक होता है सैंड ड्रिफ्ट। सैंड ड्रिफ्ट क्या होता है, जब आपका एक मान लो यहाँ से हवा आ रही है, हवा आने की वजह से क्या, और यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ पे एक पेड़ है, तो इन दोनों के बीच में जब सैंड मिट्टी इकट्ठी हो जाती है तो उसको बोला जाता है सैंड ड्रिफ्ट, उसको सैंड ड्रिफ्ट बोला जाता है। अब आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कौन कौन से हैं, देखो जब आपने कभी उसमें देखा होगा ये हवा चल रही है तो हवा के चलने की वजह से रेत पे देखो ऐसे लहरें से बन जाती हैं। ठीक है, तो इन लहरों को क्या बोला जाता है, रिपल बोला जाता है। कभी कभी अगर आप पानी कहाँ पर डालो, अगर पानी में भी पत्थर डाल दो तो ऐसे रिपल क्रिएट हो जाते हैं, उन रिपल को उनको क्या बोला जाता है, रिपल मास। और ये दो तरीके के होते हैं, ट्रांसवर्स रिपल और लॉन्गिट्यूडनल रिपल। देखो लॉन्गिट्यूडनल रिपल क्या होते हैं कि जब हवा ऐसे पैरेलल चलती है तो तब ये आपके क्या होते हैं, क्रिएट। और एक होता है ट्रांसवर्स रिपल, जब हवा 90 डिग्री पे कट करती है तो तब आपके क्या बनते हैं, ये ट्रांसवर्स रिपल बनते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स को हिंदी में बोलते हैं बालू के टिब्बे। ठीक है, ये कैसे बनते हैं, मान लो यहाँ पर आपका कोई पेड़ ऑब्स्ट्रक्शन है, देखो ये हवा आई, हवा आने की वजह से क्या है, यहाँ पे मिट्टी इकट्ठी हो गई, फिर ऐसे में मिट्टी इकट्ठी होती गई, मिट्टी इकट्ठी होती गई। ठीक है, मिट्टी इकट्ठी हो गई, एक पॉइंट पे क्या हुआ, अब मिट्टी देखो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी ऐसे। अब ऐसे आपका नया जो बालू का जो टिब्बा ना वो बनने लगा। तो ये जो बालू के टिब्बे ना ये क्या है, डिपोजिशनल है। उसके बाद आगे देखो, ये देखो ये आपके क्या है, रिपल्स हैं। और ये देखो हवा आई ऐसे ऐसे इकट्ठा होते गए तो जिसके जैसे आपका आज रेगिस्तान इसी रीजन की वजह से बढ़ रहा है। उसके बाद है आपका लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स कौन से होते हैं, जो सैंड ड्यून्स हवा के पैरेलल दिशा में बनते हैं, मतलब कि हवा इस डायरेक्शन में चल रहे तो वो ऐसे ही बनते हैं जैसे ये रे, इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स। जो आपका ऑस्ट्रेलिया लीबेस में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मिलते हैं। उसके बाद देखो जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है वो हमेशा पैरेलल होते हैं। और क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या, और ये क्या है, ये ऐसे इनके बीच में क्या होता है, गैप्स होता है जिसको रेग या हमादा बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसको गासी सहारा में बोला जाता है। और इस तरह के जो कॉरिडोर है इसको पाथ या कारवांस बोला जाता है। दो आपके जो दो आपके जो बालू के टिब्बे होते हैं उनके बीच में जो रास्ता होता है उसको बोला जाता है कारा। उसके बाद है ट्रांसवर्स ड्यून, जो हवा के 90 डिग्री पर बनते हैं उसको बोला जाता है ड्यून्स फॉर्म ट्रांसवर्स टू डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड। ये प्रिवेलिंग विंड की डायरेक्शन है। और जब ये इसके 90 डिग्री पर आपके बालू के टिब्बे बनते हैं तो उसको बोला जाता है आपका ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। ठीक है, इसमें सबसे एक पहला एग्जांपल है बारखन। बारखन रेत के टिब्बे, इसमें क्या होता है, बारखन कैसे होता है, ऐसे क्रीसेंट जैसे गाय का सिंग होता है ना ऐसे बनती है, क्रीसेंट इन शेप। जो जहां से जो विंडवर्ड साइड है, मतलब कि जहां से हवा चलती है वो स्लोप कैसा है, जेंटल। और जहां पे नीचे उतरते हैं तो उसको बोला जाता है स्टीप स्लोप। ठीक है, उसके बाद है आपका
ये देखो ऐसा होता है आपका बारखन। उसके बाद आपका पैराबोलिक ड्यून है। जो पैराबोलिक ड्यून है ना, वो ट्रांसवर्स ड्यून का ही टाइप है। पैराबोलिक सैंड ड्यून्स जनरली डेवलप इन सैंडी टेरेन, दे आर यूजुअली यू शेप, ठीक है। और जिसमें क्या होता है, ऐसे ही माइग्रेट करती रहती है। और उसके बाद है आपका पैराबोलिक ड्यून। जो पैराबोलिक सैंड ड्यून्स है वो भी आपके इन्हीं का टाइप और ऐसी ही इनकी शेप होती है। उसके बाद देखो आपके स्टार ड्यून्स है, रिजर्विंग ड्यून्स है, ये भी उसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद आपका एक होता है लोएस मैदान। लोएस मैदान क्या होता है, आपका डिपोजिशनल प्लेन होता है। लोएस आपको कहीं पे डिपोजिशनल दिखेगा, लेकिन आपका देखो, ठीक है। लोएस में क्या होता है कि हवा ने अपनी एक लेयर बिछाई, फिर दूसरी बचाई, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो ऐसे इस मैदान को क्या बोलते हैं, लोएस मैदान बोलते हैं। उसके ये देखो, ये आपका लोएस्ट प्लेन ही है। उसके बाद अब आपकी ऐसी टोपोग्राफी है जो रिवर, जो वाटर प्लस डेजर्टिक दोनों कंडीशन की वजह से बनती है। तो ये देखो, ये आपके माउंटेन्स है ऐसे, ये और ये। तो इस वाले जो ये सामने वाला जो पार्ट है, इसको बोला जाता है पेडिमेंट, ठीक है। पेडिमेंट के बाद है ये बजाड़ा। बजाड़ा बजाड़ा के बाद आपको जो ये गहरा पार्ट दिख रहा है, इसको बोला जाता है बालसन। और बालसन के अंदर जब ये क्या होती है, ये एक लेक है जिसको बोला जाता है पलाय, ठीक है। वेडलैंड टोपोग्राफी ऐसी होती है जहाँ पे बहुत सारी रिवर, आपकी स्ट्रीम वगैरह बन जाती है, जिसकी वजह से वो एरिया बिल्कुल कटा फटा हो जाता है और वहां पे ह्यूमन ईवर पैर भी नहीं रख सकता है। इसे उसको बेडलैंड टोपोग्राफी बोला जाता है। बालसन क्या है आपका, बालसन आपका, ये जो बालसन पेडिमेंट देखो आपका इरोजनल लैंडफॉर्म है, आपका बालसन एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ठीक है। आपको बालसन पता लगे, ये जो आपका स्टीपी पार्ट है, इसको बोला जाता है आपका बजाड़ा बोला जाता है। और ये बालसन और पलाया क्या है, बालसन ये आपका जो गहरा पार्ट है, इसको बोला जाता है, ठीक है। और इसके अंदर जो पानी होता है तो उसको बोला जाता है पलाया बोला जाता है। ये देखो, ये आपका बजाड़ा। बजाड़ा के बाद आपका ये देखो, ये पलाया लेक है। बजाड़ा ये क्या है, एक जेंटल, ये डिपोजिशनल प्लेन है। ये पेडिमेंट और ये बालसन, इन दोनों के बीच में ये जो स्टीप स्लोप है, इसको बोला जाता है बजाड़ा। पेडिमेंट ये ऊपर वाला है, ठीक है। ये माउंटेन और बजाड़ा, ये यहाँ पे आपके माउंटेन और यहाँ पे बजाड़ा, इन दोनों के बीच में ये जो आपका इरोजनल लैंडफॉर्म है, इसको पेडिमेंट बोला जाता है। उसके बाद देखो कुछ थ्योरी है, जैसे आपका रिसेशन थ्योरी है, ये एसी लोसन ने दी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं। रिसेशन थ्योरी आपकी एसी लोसन ने दी है। शीट फ्लूइड थ्योरी आपकी एमसीजी डब्ल्यू ने दी है। लेटरल इरोजन थ्योरी आपके जी के गिलबर्ट ने दी है। और जी के गिलबर्ट ने दी, और लेटरल कोरेजन बाय स्ट्रीम, ठीक है। लेटर इरोजन थ्योरी तो जी के गिलबर्ट ने है। उसके बाद आपकी एस्पेज, एलियोर, ब्लैक वेल्डर, जॉनसन, इन्होंने भी दी है। कंपोजिट थ्योरी आपके कर्क ब्रियान है, विलियम मॉरिस डेविस है, इन सब ने मिलकर दी है। एरिड साइकिल ऑफ इरोजन, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, पूरे में से आए हुए हैं। आपके जो मेन है इसका आंसर है एरिड साइकिल, आपके देखो बीडे एंड सिवजिक ने दी है। और सुवाना साइकिल ऑफ इरोजन जेसी पुग ने दी है। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अगर किसी भी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आया है तो वो पूछ सकता है। उसके बाद आगे हम कौन सा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, हम ग्लेशियर का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। जल्दी से ग्लेशियर को भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेरे को बताओ कि अगर किसी को, ठीक है, जल्दी से एक बार देखो आप लोगों को समझ में आ गए हैं तो।
तो अब आगे हम शुरू करते हैं ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी। ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी क्या होते हैं कि ग्लेशियर की मूवमेंट की वजह से जो भी हमारी मॉर्फोलॉजी बनती है, जो भी हमारे लैंड फॉर्म बनते हैं, उसको बोला जाता है ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी। और आज हम वही पढ़ेंगे कि क्या होता है ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, आपकी देखो जो आपका स्नो लाइन है, स्नो लाइन क्या होती है, देखो आपकी एक लाइन होती है, इसको बोला जाता है स्नो लाइन। स्नो लाइन वो लाइन होती है जिसके ऊपर हमेशा ही बर्फ मिलती है। ठीक है, ये वाला वो एरिया कि मतलब यहाँ पे बर्फ होती है, कभी भी बर्फ मेल्ट नहीं होती, लेकिन इसके नीचे वाला एरिया जो होता है वहां पे सर्दियों में बर्फ इससे नीचे आ जाती है, लेकिन गर्मियों में जो बर्फ है वो यहाँ तक चली जाती है। तो इसको बोला जाता है आपकी स्नो लाइन। ठीक है, उसके बाद आपका देखो ये आपका ग्रीनलैंड है और अंटार्कटिका, ये सबसे लार्जेस्ट आपके क्या है, सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका क्या मिलती है, आपके ग्लेशियर मिलते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे सबसे ज्यादा आपकी स्नो मिलती है। ठीक है, उसके बाद देखो आपकी एक होती है आइस शीट और आइस कैप। देखो जो आपका सबसे बड़े जो ग्लेशियर होते हैं ना अर्थ पे, द बिगेस्ट ग्लेशियर ऑन अर्थ लैंड आर कोल्ड आइस शीट। ठीक है, जिनके बीच में क्या होता है, विच आर ब्रॉड डोम विद फ्लैट एंड क्रॉस सेक्शन, जो मतलब कि देखो बहुत सबसे पूरे अर्थ पे सबसे बड़े बड़े जो ग्लेशियर होते हैं, पूरी मोटी मोटी चादरें होती है, उनको बोला जाता है आइस शीट। और ये बहुत 100 किलोमीटर एरिया में ये फैले होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं कि जो टोपोग्राफी होती है, टोपोग्राफी के अंडर सबमर्ज होते हैं, और इसी को ये क्या होते हैं आपके आइस शीट होते हैं। ठीक है, आइस कैप क्या होती हैं। उसके बाद देखो आपके कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर कौन से होते हैं, जो एक पूरे कॉन्टिनेंट को कवर करके रखे होते हैं, उसको बोला जाता है कॉन्टिनेंट। और माउंटेन और वैली ग्लेशियर होता है कि ऐसे ग्लेशियर जो यहाँ पे आपको वैली में उतरते दिखते हैं, यहाँ पे आपको मिलते हैं, इनको बोला जाता है माउंटेन और वैली ग्लेशियर। उसके बाद आपका होता है पिडमोंट ग्लेशियर। पिडमोंट ग्लेशियर कौन से होते हैं, आपके माउंटेन है, जब यहाँ पे आपके दो दो ग्लेशियर मिल जाते हैं तलहटी में, जो आपके माउंटेन है, माउंटेन की तली में जो आपके होते हैं, उनको बोला जाता है पिडमोंट ग्लेशियर। और अलास्का का जो यूएसए में मेलस्पीना ग्लेशियर जो है वो इसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद होता है आपका एक होता है आइस शेल्फ और एक होता है आपका आइस फील्ड। देखो आइस शीट आइस कैप, देखो आइस शेल्फ क्या होता है, जो आपका आइस शीट या आइस कैप आपका ये मान लो ये इंडिया के कोस्ट से जो अटैच्ड होता है ऐसे, इसको बोला जाता है आइस शेल्फ। और आइस फील्ड क्या होता है, वो कंपेरेटिवली फ्लैट होता है और बहुत बड़े पार्ट पे होता है। ठीक है, तो ये जो आइस शेल्फ होता है ये पानी में आपके तैर होता है, जबकि ये एक बहुत बड़े एरिया पे होता है। उसके बाद आपका देखो नीच ग्लेशियर है, ये क्या होता है, ये आपका स्मॉल अपलैंड आइस मास है। ठीक है, एक मान लो ये आपका कोई रॉकी सरफेस है, ये एक उबड़ खाबड़ लैंड है, तो इस पे जब बर्फ पड़ जाती है तो इसको नीच ग्लेशियर बोला जाता है। ठीक है, इसकी स्पीड 4 से 7 किलोमीटर पर ईयर हो सकती है। उसके बाद आपको बोला जाता है एक होता है एडवांसमेंट ऑफ ग्लेशियर। एडवांसमेंट ऑफ ग्लेशियर क्या होता है कि जब आपका ग्लेशियर की मूवमेंट बढ़ती है, मतलब कि जब आपका बर्फ ज्यादा पड़ता है तो ग्लेशियर की मूवमेंट बढ़ जाती है, वो और ज्यादा एरिया को कवर करता है, तो उसको बोला जाता है एडवांसमेंट ऑफ ग्लेशियर। वही रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर क्या होता है कि जब आपका ग्लेशियर पीछे की तरफ हटता है, यानी कि आपकी बर्फ पिघल जाती है, तो उसको बोला जाता है रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर। अब आपका जो एक काम होता है ग्लेशियर का जिसको बोला जाता है अब्लेशन और प्लकिंग। प्लकिंग का मतलब क्या होता है, उत्पाटन। अब्रेशन का मतलब तो आपको समझ में आता है। प्लकिंग और पॉलिशिंग का मतलब होता है कि जब ये आपके ग्लेशियर नीचे उतरते हैं, तो नीचे उतरते वक्त ये क्या है, ये मान लो ये आपकी रोक है, रोक वे से ग्लेशियर नीचे उतरता है, तो ये क्या करते हैं, रोक का जो उबड़ खाबड़ वाला पार्ट है, पत्थर वगैरह, उसको अपने साथ उखाड़ कर ले जाते हैं। तो उसकी वजह से आपके क्या बनते हैं, इरोजनल लैंड फॉर्म बनते हैं। जैसे आपका यू शेप वैली है, हैंगिंग वैली है, सर्क है, अरेत है, हॉर्न है, नूनाटक है, क्रेग एंड टेल है, ये सब आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो आपका जो ग्लेशियर है वो क्या बनाती है, यू शेप वैली बनाती है। जब आपके ये ग्लेशियर यहाँ से उतरते हैं तो ये अपने साथ साथ क्या करते हैं, जैसे आपकी ये वी शेप वैली है, यहाँ पे बर्फ जमगी, तो ये क्या करती हैं, ये ग्लेशियर ऐसे इसको
ऐसे इस शेप में बदलते हैं, मतलब कि इसका इरोजन कर देते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, यू शेप वैली बोला जाता है, जो कि आपके ग्लेशियर ही बना सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है, ग्लेशियर। उसके बाद आप एक और पढ़ोगे जिसका नाम होता है हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली कैसे बनती है कि मान लो ये आपकी कोई मेन रिवर है, और उस मेन रिवर में ऊपर से रिवर अपना पानी डाल रही है, तो जब आपका सर्दी होती है तो सर्दियों में ये बर्फ जम जाती है, तो इसको क्या बोला जाता है, ऐसे जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें वो वैली लटकती हुई दिखती है, इसलिए उसको बोला जाता है लटकती वैली या हैंगिंग वैली। देखो ये आपकी मेन रिवर, और ये ऊपर पहाड़ों से नदियां पानी गिरा रही है मेन नदी में, तो सर्दियों में ये जो पानी जब है जम जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, लटकती वैली या हैंगिंग बोला जाता है, हैंगिंग वैली बोला जाता है। उसके बाद देखो आपका क्या होता है, सर्क। सर्क कैसे बनता है, सर्क की शेप होती है ऐसे, ये वाली शेप। जब आपका ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर यहाँ से उतरता है तो वो क्या कर देता है, उस रॉक को एक चेयर की शेप में कट कर देता है, तो इसको बोला जाता है ग्लेशियर बोला जाता है। और जब ये ग्लेशियर नीचे उतरता है तो रास्ते में क्या करता है, ऐसे गड्ढे बना देता है, और उस गड्ढे में जो आपका ग्लेशियर के पिघलने की वजह से पानी फिल हो जाता है, तो उसको बोला जाता है टार्न लेक। ठीक है, ये देखो आपका यू शेप वैली समझ में आ गया। यू शेप वैली कैसे बनता है, यू शेप वैली के साथ ये आपकी हैंगिंग वैली एसोसिएट करती है। हैंगिंग वैली मैंने आपको बता दिया कि जब मेन रिवर है, मेन रिवर में ट्रिब्यूटरी नदियां ऊपर से पानी गिराती है, तो वो पानी क्या है, वो पानी आपको कैसा दिखता है, नीचे से जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये लटक रही है कुछ चीजें, तो इसको बोला जाता है हैंगिंग वैली। उसके बाद आपको मैंने सर्क बता दिया, सर्क के कुछ नेम है जो आपको पेपर के पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं। CWM इन वेल्स, कोरी इन स्कॉटलैंड, कार इन जर्मनी। ठीक है, और इसके तीन होते हैं, एक होता है हेड वॉल, बेसिन और थ्रेशोल्ड। देखो ये आपका क्या होता है, हेड वॉल होता है, ये बेसिन होता है, और ये क्या होता है, थ्रेशोल्ड होता है। ठीक है, ये जो आउटर मार्जिन होता है सर्क का, इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड। और सर्क की जो शेप होती है एक चेयर की जैसी होती है, चेयर की भांति होती है। ठीक है, उसके बाद देखो बहुत सारे जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बहुत सारी हाइपोथेसिस दी है सर्क के बेस पे। ग्लेशियल प्रोटेक्शन थ्योरी किसकी है, गारवुड की है। जी से ग्लेशियल, जी से गारवुड। भ्रगशुंड निवेशन थ्योरी किसकी है, जॉनसन की है। साइक्लिक थ्योरी होब्स की है। मेल्ट वाटर एंड रेन थ्योरी वो किसकी है, लिवाइस की है। रोटेशनल स्लिप थ्योरी है। ठीक है, देखो ग्लेशियल थ्योरी किसकी है, गारवुड की। भ्रगशुंड निवेशन थ्योरी जॉनसन की है। साइक्लिक थ्योरी होब्स की है। मेल्ट वाटर एंड रेन वाटर थ्योरी लेवाइस की है। रोटेशनल स्लिप थ्योरी भी किससे रिलेटेड है, हमारे सर्क से रिलेटेड है। उसके बाद मैंने आपको ये टार्न लेक बना दिया, कैसे बनती है कि ये आपका क्या है, ये ग्लेशियर है। जब ये ग्लेशियर नीचे उतरता है तो नीचे उतरते वक्त ये क्या है, रॉक का कुछ हिस्से में ऐसे गड्ढे गड्ढे बना देता है, उस गड्ढे में पानी पिघल के भर जाता है, और ऐसी लेक को क्या बोला जाता है, टार्न लेक बोला जाता है। और ये सर्क के बेसिन में नीचे वाले पार्ट में बनती है। ठीक है, ये देखो ये आपका सर्क है, सर्क का ये जो पार्ट है इसमें ये जो पानी भर गया है, इसको क्या बोला जाता है, इसको टार्न लेक बोला जाता है। ये प्लकिंग की वजह से बनी है। प्लकिंग का मतलब होता है उत्पाटन। ठीक है, उखाड़ के ले जाना। उसके बाद आपका होता है कोल, होता है रेत, होता है हॉर्न, होता है। कोल कैसे होता है, दो पहाड़ हैं, ये दो पहाड़ ऐसे मिले होते हैं, तो जब यहाँ पे ग्लेशियर होते हैं तो वे क्या कर देते हैं, ऐसे इरोजन कर देते हैं, तो दो पहाड़ कट जाते हैं, दो पहाड़ों के बीच में आने जाने का रास्ता बन जाता है, उसको बोला जाता है कोल। ठीक है, उसके बाद होता है हॉर्न। हॉर्न किसको बोलते हैं, ठीक है। देखो हॉर्न होता है, एक मिनट इसको मैं आपकी देखो, ये देखो आपका सर्क ऐसे, आपको पता है आपका सर्क कैसे था, ऐसे ये माउंटेन था, ऐसी शेप था। जब ये यहाँ से भी ग्लेशियर उतरना शुरू कर देता तो इसकी कैसी शेप, एक पेंडुलम से ऐसी शेप हो जाती, इसको तो बोला जाता है हॉर्न। ठीक है, और जब ये कई सारे आपके हॉर्न एक ही में साथ बन जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये सी सा जैसी जो आपका सो टिथ जैसे कोम जैसी जो आकृति होती है उसको अरेत बोला जाता है। और जो
जो गैप फॉर्म होता है इसके बीच में, दो माउंटेन के बीच में, उसको बोला जाता है कोल बोला जाता है। ये देखो ये आपका क्या होता है, कोल होता है। ये आपका अरेत है, ये बहुत सारे जो आपको दिख रहे हैं, और ये आपका हॉर्न है। ऐसे माउंटेन की शेप ऐसे हो जाती है, तो ये आपके क्या बन जाते हैं, हॉर्न बन जाते हैं। ये आपकी हैंगिंग वैली आपको दिख रही है, ठीक है, ये सर्क है। अब आपका देखो जो अरेत है ना, अरेत के नेम है, अरेत को सिगरीट रेंज बोला जाता है इंग्लैंड में, ठीक है। और इसको क्रेस्ट लाइन ऑफ अरेत या पिरामिडल पीक या कोल एंड पीक टोपोग्राफी भी बोला जाता है। उसके बाद आपको स्टार फिश रेत भी बोला जाता है। इसके बहुत सारे नाम है जो आपने कर लेने हैं। उसके बाद होता है नू नाटक। नू नाटक क्या होता है, आपका एक ऐसा पार्ट होता है जैसे कोई ऊपर उठी हुई चोटी है और इसके चारों ओर क्या होती है, बर्फ होती है, इसको बोला जाता है ये एक आइलैंड की तरह दिखता है कि पूरा एरिया में बर्फ है, लेकिन कोई छोटी सी रोक और उसके ऊपर बर्फ जम जाती है, तो उसकी वजह से ये क्या है, दूर से देखने पर एक आइलैंड जैसा लगता है, इसको बोला जाता है नू नाटक बोला जाता है। ये देखो ये आपका क्या है, ये बर्फ सी जम जाती है इस छोटे छोटे लैंड के रोक के टुकड़े पर, इसको बोला जाता है नू नाटक। उसके बाद है आपका क्रेग एंड टेल। क्रेग एंड टेल में क्या होती है, देखो इसकी वो देख लो ऐसे, ये मान लो ये आपकी रास्ते में क्या है, कोई रोक है ऐसे, ये कोई रोक है, तो यहाँ से ग्लेशियर क्या होता है, ये ग्लेशियर आपका चढ़ता है और यहाँ पे उतरता है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कैसे है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन है। अब ये क्या करता है कि जब ये चढ़ेगा तो यहाँ का स्लोप कैसा होगा, स्टीप होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कर देगा, प्लकिंग करेगा, और यहाँ पे क्या आराम से उतरेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिपोजिशन होगा, तो ये क्या बन जाती है, एक क्रैग एंड टेल, पूंछ जैसी आकृति बन जाती है, ठीक है। क्रैग एंड टेल फ्लो डायरेक्शन देखो ये रही, जहां से चढ़ेगा ना वहां पे क्या होगा, जहां से चढ़ता है वहां पे क्या करता है, इरोजन करता है प्लकिंग की वजह से, और आगे फिर क्या है, एक पूंछ बन जाती है, उसको बोला जाता है क्रैग एंड टेल। इसी की जैसे एक होती है जिसका नाम होता है रोशमुटोने। रोशमुटोने जो वर्ड है वो सबसे पहले डी सोसर ने 1804 में यूज किया था। एक शिप, जैसे शिप पीठ निकाल के बैठ जाता है ना, ऐसी देखने को मिलती है आकृति, ठीक है। ये देखो ये भेड़ जैसी आकृति देखने को मिलती है, इसको बोला जाता है रोशमुटोने। अब देखो ये अपोजिट है, उसमें तो आपने पढ़ा था क्रैग एंड टेल में कि जहां से आपका ग्लेशियर चढ़ता है वो वाली साइड पे क्या होगा, इरोजन होगा, एब्रेशन होगा, और दूसरा क्या होगा, जेंटल होगा। लेकिन यहाँ पे कहा है कि जहां से ये चढ़ रहा है वो तो कैसी होगी, जेंटल स्लोप होगा, जहां पे उतर रही है वो कैसी होगी, स्टीप स्लोप होगी, ठीक है। ये देखो यहाँ से चढ़ रहा है तो ये इसको जोन ऑफ वाइब्रेशन जहाँ उतरेगा उसको बोला जाता है, वो वहां क्या होती है, प्लकिंग ज्यादा होती है, इरोजन ज्यादा होता है। फ्योर्ड्स होते हैं, फ्योर्ड्स आपकी क्या होती हैं, ऐसी गहरी गहरी जो घाटियां होती हैं जिसमें आपके पानी भरा हुआ होता है। आप कभी वहां पे देखते हो हिली एरिया में तो क्या होता है, ऐसे कट पड़ जाती है कोस्टल एरिया में, उनमें बर्फ जमने के बाद वो जब बर्फ पिघल के पानी बन जाता है ना, तो इनको बोला जाता है फ्योर्ड्स बोला जाता है, ठीक है। उसके देखो ये रहे आपके फ्योर्ड्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ये फ्योर्ड्स होते हैं। उसके बाद आपका देखो डिपोजिशनल वर्क में मोरेन होता है। मोरेन क्या होता है कि जो आपका ग्लेशियर अपने साथ छोटे छोटे क्या लेके आता है, ग्लेशियर साथ में लेके आता है, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े साथ में लेके आता है, उसको डिपोजिट कर देता है, उसको मोरेन बोलते हैं। मोरेन तीन तरीके के होते हैं आपका, एक तो होता है एंड और टर्मिनल मोरेन, जो सबसे लास्ट में होता है उसको बोला जाता है एंड मोरेन। जो किनारों पर जमा होता है उसको बोला जाता है लेटरल मोरेन। जो बीच में जमा हो जाता है उसको बोला जाता है मेडिवल मोरेन, और जो बिल्कुल तली में इकट्ठा हो जाता है उसको बोला जाता है ग्राउंड मोरेन। चारों आपको बता दिए हैं, ठीक है। ड्रमलिन होते हैं, ड्रमलिन ये समुद्र है, समुद्र में ऐसे उल्टी नौका जैसे, उल्टी बोट जैसे आपकी कुछ आकृतियां देखने को मिलती है, इसको बास्केट या एग टोपोग्राफी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको ड्रमलिन बोला जाता है। ये देखो आपके ड्रमलिन जो छोटे छोटे आपको ऐसे दिख रहे हैं ना बर्फ के टुकड़े, इसको ड्रमलिन बोला जाता है। उसके बाद कुछ पानी और जो बर्फ है, बर्फ की हेल से भी कुछ आपके क्या बनते हैं, लैंडफॉर्म बनते हैं, जिसमें कि आपका क्या है, एस्कर है, केम है, केम टेरेस है, कैटल है, आउटवॉश प्लेन है। देखो आपका सबसे पहले है एस्कर। एस्कर क्या होती है आपकी लंबी और छोटी छोटी क्या होती है, रिजीज होती हैं, जो कि आपके क्या है इन
ग्राउंड मोरेन के इकट्ठा होने की वजह से बनी है। इनकी जो हाइट है ना वो डिफर करती है, ठीक है। इसको बोला, देखो ये आपके एस्कर है, छोटे छोटे आपका जब ये बन जाते हैं एस्कर, यहाँ पे देख लो आपकी ये लंबी सी कटक, लंबी लंबी जो रिजिज होते हैं इनको एस्कर बोला जाता है। ये आपके ड्रमलिन हो गए। केम भी क्या होते हैं, आपकी छोटी छोटी पहाड़ियां होती है, छोटी छोटी आपकी माउंटेन्स होती है, इनको केम बोला जाता है। देखो केम स्मॉल हिल्स और इरेगुलर हिल्स होती हैं, ठीक है, इसको बोला जाता है केम। उसके बाद आपका केटल और हमोक्स क्या होते हैं, केटल क्या होते हैं आपके डिप्रेशन होते हैं, गड्ढे होते हैं जिनमें पानी होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है आपका केटल। और जब ये केटल का साइज बड़ा हो जाता है उसको क्या बोला जाता है, हमोक्स बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है आउटवॉश प्लेन। आउटवॉश प्लेन क्या होता है, ये आपको मैंने बताया था, ये होता है एंड और टर्मिनल मोरेन। जब ये एंड और टर्मिनल मोरेन क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो इसके जैसे जो पीछे बर्फ और पानी था वो आगे आके सारा फैल जाता है, इसको बोला जाता है आउटवॉश प्लेन, ठीक है। उसके बाद ग्लेशियल जियोमॉर्फिक साइकिल किसने दी है, जो ग्लेशियल जियोमॉर्फिक साइकिल दी वो आपके विलियम मॉरिस डेविस ने 1900 में दी है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर आपका जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट होता है। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो वो पूछ सकता है, बाकी आपकी जो जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट 2 है वो कंप्लीट हो गई है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। और कल से हम शुरू करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी हम खत्म कर देंगे, 4-5 दिनों में हम खत्म कर देंगे, और उसके बाद हम अपनी ओशनोग्राफी शुरू करेंगे। ठीक है, आज आपका ये जो सिलेबस है ये कंप्लीट हो गया, और आपके जो भी फाइल है वो मैं अपलोड कर दूंगी अभी, क्लास आफ्टर क्लास के होते ही आपको अपलोड कर दूंगी मैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो 2 मिनट में यहाँ पे हूँ, आप पूछ लो। फिर हम जो अपना कल यूनिट है, कल यूनिट हम क्लाइमेटोलॉजी शुरू करेंगे, सिर्फ 20 तारीख तक हम अपनी क्लाइमेटोलॉजी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 16, 17, 18, 19, 20 5 दिनों में हम अपने टॉपिक कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी जो फोर्थ यूनिट है वो कंप्लीट कर देंगे, साथ ही साथ मतलब कि हम अपने अब अभी इस वीक के एंड तक हम अपनी जो है 5 यूनिट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ठीक है बेटे, तो अब हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैव ए नाइस डे। अगर कोई भी इशू है तो आप वो शेयर कर सकते हैं।